समझ आ जाएगा। जो एक्स सेट होता है बेटा बेसिकली ये आपके पास क्या होता है, डोमेन होती है, इसको आप बोलते हो डोमेन। और जो आपके पास सेट वाई होता है कंप्लीट, इसको आप बोलते हो कोडोमेन। जो आपके पास सेट एक्स है ये आपके पास क्या है, डोमेन। जो सेट वाई है आपके पास बेटा वो क्या है, आपके पास कोडोमेन है। नेक्स्ट देखें, अगर आप कहते हैं जी फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स के सारे एलिमेंट, आप एक्स को या वन को यहां फंक्शन में पुट करो, आपके पास आएगा वन का स्क्वायर वन, वन का आंसर वन आ जाएगा। उसके बाद आप इस फंक्शन में टू को पुट करो, जो ये फंक्शन हमने लिया है, लेट किया है, टू पुट करो, आपके पास आएगा टू का स्क्वायर फोर, आपके पास ये मैपिंग बन गई। थ्री पुट करोगे आपके पास आएगा नाइन, फोर पुट करोगे आपके पास आएगा 16। ये आपके पास जो मैपिंग करने के बाद सेट बना है, ये जो एलिमेंट्स है इसको आप बोलते हो रेंज ऑफ अ सेट, रेंज ऑफ अ फंक्शन। आपके पास पूरा जो सेट वाई होता है उसे आप कोडोमेन बोलते हो, और जो आपके पास आंसर्स आ रहे होते हैं उसे आप क्या बोलते हो, रेंज बोलते हो। ओके, तो ये आपके पास कोडोमेन और रेंज की बात होगी। फंक्शन क्या होता है, आपके पास मैपिंग होती है जिसमें आप एक वैल्यू पुट करते हो और आपके पास एक ही आंसर में आता है और वो यूनिक होता है। जैसे देखो मैंने वन पुट किया, मेरे पास एक आंसर वन ही आया। चले बेटा, आपका कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से लेक्चर हम आप शुरू से सुन नहीं सके, मैं अगेन शुरू कर देता हूं लेक्चर को, वजह से आपने सुनना है एक बार दोबारा। हम बेटा फंक्शन की बात कर रहे थे। फंक्शन आपके पास क्या होता है, मैपिंग होती है एक्स सेट टू वाई सेट। फंक्शन आपके पास क्या है, एक मैपिंग है एक्स सेट टू वाई सेट। इसमें क्या होता है, एक्स के सारे एलिमेंट यूज होते हैं। एक्स के एलिमेंट जब आप पुट करते हो किसी चीज के अंदर, तो एक पुट करने से आपके पास आंसर एक ही आता है, वो आपके पास क्या होती है, रेंज। तो मैंने यहां पे एक डायग्राम बनाई थी, इस एक्स को आप बोलते हो डोमेन और इस वाई सेट को आप बोलते हो कोडोमेन। दोबारा बनाऊंगा डायग्राम ताकि आपको क्लियर और समझ आए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ये चीजें आपको वाज़ी होंगी, क्लियर होंगी यहां से, इसलिए मैं इसको रेस कर रहा हूं। चलिए ये देखेंगे, ये फंक्शन क्या होता है आपके पास, ये आपके पास एक्स सेट है, इसे आप बोलते हो डोमेन, और जो आपके पास कंप्लीट वाई सेट होता है इसे आप बोलते हो कोडोमेन। आप क्या करते हो, फंक्शन के अंदर एक चीज पुट करते हो, आपके पास एक आंसर आए। जैसे मैं यहां पे वन पुट करूंगा यहां पे, तो आपके पास आंसर क्या आता है, वन। टू पुट करूंगा तो आंसर आपके पास आ जाएगा फोर। थ्री पुट करूंगा यहां पे तो आपके पास आएगा थ्री का स्क्वायर नाइन। फोर पुट करूंगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 16। ये जो आंसर्स आपके पास आ रहे हैं उन्हें आप रेंज बोलते हो। इस पूरे सेट वाई को कोडोमेन कहते हैं, और जो आंसर्स आते हैं उसे आप क्या बोलते हो, रेंज बोलते हो। और फंक्शन क्या है, किसी मशीन के अंदर आप एक चीज पुट करो, आपके पास आंसर में भी एक ही चीज आए, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। ऐसी मशीन को आप फंक्शन बोलते हो। तो ये आपके पास फंक्शन की बात हुई बेटा। अच्छा, ये डोमेन हो गया और कोडोमेन हो गया। आपने चैप्टर नंबर 2 में जब पढ़ा था आपने यही कहा था कि डोमेन के सारे एलिमेंट यूज होते हैं, तो उसको वर्डिंग में लिखना चाहिए, लिख लें एक्स एलिमेंट ऑफ एक्स फॉर ऑल। तो इसका मतलब यही है कि डोमेन के सारे एलिमेंट यूज होंगे। डोमेन के सारे एलिमेंट यूज होते हैं, रेंज का एलिमेंट यूज नहीं होते। अगर रेंज के एलिमेंट में कोई एलिमेंट बच जाए, अगर आपके पास जो रेंज है, अब यहां से एमसीक्यू सुनिएगा, अगर रेंज आपके पास लेस देन हो जाए कोडोमेन के, अगर रेंज लेस देन कोडोमेन हो तो फंक्शन आपके पास होता है इनटू। इसी तरह अगर आपके पास जो रेंज है इक्वल्स टू आ जाए कोडोमेन के, तो आपके पास जो फंक्शन होता है वो ऑन टू होता है। इसको आप इंजेक्टिव भी बोलते हो। इनटू को इंजेक्टिव और ऑन टू को आप बोलते हो सरजेक्टिव। ओके, और आपको वन वन का पता है, वन वन क्या होता है, एक वैल्यू पुट करो एक आंसर। जैसे ऊपर वाला फंक्शन आपके पास वन वन ही है, सारे आंसर आपके पास डिफरेंट आए हैं। इनटू और वन, ऑन टू और वन वन हो जाए आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाता है। इसमें जरा और बातें नहीं करूंगा क्योंकि ये चीजें हमने डिटेल में चैप्टर नंबर 13 के अंदर और चैप्टर नंबर 2 के अंदर स्टडी कर ली हुई हैं। अच्छा, इस डोमेन को आप इनपुट भी बोलते हो, इस डोमेन को आप इनपुट बोलते हो, और इस कोड डोमेन को या रेंज को आप बोलते हो आउटपुट।
ये क्या होती हैं आपके पास, आउटपुट्स होती हैं। और एक चीज और, इस डोमेन को आप बोलते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इस कोड डोमेन को आप बोलते हो डिपेंडेंट वेरिएबल। ये सारी एमसीक्यूज के लिए चीजें हैं बेटा। डोमेन आपके पास इनपुट भी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, कोड डोमेन आपके पास आउटपुट्स भी हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी आपके पास हैं। ओके, तो नेक्स्ट बेटा, अगर इसको आप प्री इमेज भी बोलते हो, एक्स को आप प्री इमेज बोलते हो, और इसको वाई को आप इमेज बोलते हो। ओके, ये सारे नेम्स हैं, आप इनको इस तरह स्टडी कर सकते हो। ये आपके पास प्री इमेज, ये आपके पास इमेज, ये इनपुट, ये आउटपुट, ये डोमेन, ये रेंज, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल। अब बात करेंगे अच्छा और चीज, जो फंक्शन है, इस फंक्शन की टर्म को इंट्रोड्यूस किसने कराया? ये बेटा हमें लेबनीज ने कॉन्सेप्ट दिया था कि हमारे पास कोई फंक्शन नाम की कोई चीज होती है लेबनीज। ये भी एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है। लेबनीज ने हमें बताया कि आपके पास ये फंक्शन नाम की कोई मैथमेटिकल चीज होती है। और दूसरा, आप जो लिखते हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये नोटेशन हमें दी बेटा, आयलर मैथमेटिशियन था एक, उसने हमें कहा कि हम फंक्शन को y के इक्वल लिख सकते हैं। ओके, तो फंक्शन को y के इक्वल लिखेंगे, मतलब ये y को हम इक्वल टू कह सकते हैं f ऑफ x। ये नोटेशन हमें किसने दी थी? आयलर ने दी थी। ओके, नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे अदनान अशरफ। बेटा मैंने यही तो बात की थी, रेंज और कोड डोमेन में डिफरेंस क्या है? कोड डोमेन आपके पास पूरे का पूरा सेट होता है, वाई सेट पूरे को आप कोड डोमेन बोलते हो। और जो आपके पास इमेजेस बन रहे हैं, जैसे 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 9, 4 का इमेज 16, ये आपके पास रेंज है। इसके अंदर 25 नहीं आ रहा। इस पूरे सेट को आप कोड डोमेन बोलते हो, और जो इमेजेस होते हैं, जो आंसर्स होते हैं, उसको आप रेंज बोलते हो। ओके, नेक्स्ट बेटा चलते हैं। कशान बेटा मैं मजाक तो नहीं कर रहा बेटा, पढ़ा रहा हूं, कौन सा मजाक की बात कर रहे हो आप? नेक्स्ट बेटा आपके पास है, इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज देखेंगे। एमसीक्यूज आपके पास है, फर्स्ट एमसीक्यूज, रिप्रेजेंट surface area of a circle in the form of its volume। ऑप्शन ए आपके पास है s इज इक्वल टू 6v की पावर 6। ऑप्शन बी आपके पास है s इज इक्वल्स टू 6v की पावर 2/3। ऑप्शन डी सी आपके पास है s 6v क्यूब। डी आपके पास है s इज इक्वल्स टू 6v 3 की पावर 3/2। चलें बेटा यहां पे देखें एमसीक्यूज आपके पास, रिप्रेजेंट सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इन द फॉर्म ऑफ इट्स वॉल्यूम। हमने करना है कि आपके पास जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है एज अ फंक्शन ऑफ आपके पास आ जाए इसका वॉल्यूम। आपके पास होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आप लिखते हो इसका मतलब होता है y एज अ फंक्शन ऑफ x, y एज अ फंक्शन ऑफ x। आपके पास लिखा हो जी p इज इक्वल टू एफ ऑफ v, इसका मतलब पेरीमीटर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम। हमने लिखना है एरिया एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। आपके पास सबसे पहले तो रिप्रेजेंट सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है आपके पास, वो होता है आपके पास s इज इक्वल्स टू 6v स्क्वायर 6x स्क्वायर। आपके पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का होता है 6x स्क्वायर, और वॉल्यूम आपके पास क्या होता है v इज इक्वल्स टू x की पावर 3। आप यहां से
x की वैल्यू निकालोगे जो कि आपके पास आ जाएगी 1/3 इज इक्वल टू एक्स। इसको पुट कर दोगे इस s के अंदर, आपके पास आएगा s इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू आपके पास है जी v की पावर 1/3, होल पावर आपके पास यहाँ पे 2 है। s इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 6 और 2/3। इस तरह आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, बीटा ऑप्शन आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह के एमसीक्यूज बेटा आपके पास पेपर में आ सकते हैं। ये आपके पास 3 क्वेश्चंस भी हैं 1.1 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, वो भी आपके पास पेपर में एमसीक्यूज के तौर पे आ सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास एमसीक्यूज है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x plus 1, then find the value of f of x plus 4 minus f of x divided by 4। MCQs है आपके पास ये, और आपके पास जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपके पास 2, बी ऑप्शन आपके पास 8, सी ऑप्शन आपके पास 9/4, डी ऑप्शन आपके पास है जी 1/2। आपने f ऑफ x प्लस 4 माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय 4 की वैल्यू को फाइंड करना है। ओके, तो किस तरह फाइंड करेंगे बेटा आप, यार वीडियो में प्रॉब्लम कह रहा है बच्चा, किस तरह फाइंड करेंगे, आप पहले f ऑफ x प्लस 4 निकाल लेंगे। f ऑफ x प्लस 4 का मतलब क्या है, जहां जहां x है वहां पे x प्लस 4 पुट कर देना है। आपके पास आएगा 2x प्लस 4, नेक्स्ट आपके पास प्लस 1 है, फिर आपके पास माइनस है, f ऑफ x आपके पास 2x प्लस 1 है, 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। ये आपके पास बन जाएगा 2x प्लस 8 प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4, ये कैंसल, ये प्लस माइनस कैंसल, 8/4 आपके पास हो जाएगा 2। आपके पास आ जाएगी अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आंसर आपके पास क्या आ गया बेटा, 2 आपके पास आंसर आ गया। जस्ट आपने यहां पे वैल्यूज पुट करनी है। एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से आपके पास ये क्वेश्चन भी है। ओके, तो आप इसको इस तरह सोल्व कर लेंगे, 1-2 लाइन के अंदर ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज बेटा आपका डोमेन और रेंज से रिलेटेड है, और ये पास पेपर 2013 के अंदर पेपर में आ भी चुका है। एमसीक्यूज बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज आपके पास है जी, एमसीक्यूज लिख देता हूं यहां पे, ये 2013 में पेपर के अंदर आ चुका है एमसीक्यूज। इफ एफ ऑफ एक्स इज द रेंज, if f of x is the range and y is the codomain, y is the codomain, y is the codomain of a function f, then f is bijective if ऑप्शन आपके पास जो ए गिवन है, ऑप्शन ए में कहता है आपके पास है जी वाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई एंड एफ ऑफ x1 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x2 फॉर x नॉट इक्वल टू x2। सेकेंड बी ऑप्शन है आपके पास एफ ऑफ x सबसेट ऑफ y। ऑप्शन सी आपके पास है जी f of x subset of y and f of x1 not equals to f of x2, x1 not equals to x2, और ऑप्शन डी आपके पास यहां पे है f of x is equals to y। अच्छा, यहां से बेटा एक चीज आपने सुननी है, राबिया बेटा आप देखें, इतना कैलकुलेशन की है, x की जगह पुट कर दें x प्लस 4, आपके पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 1, माइनस आपके पास इस तरह ही आ जाएगा। f ऑफ x आपके पास 2x प्लस 1 है, तो माइनस से 2x माइनस 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 सोल्व कर ले, आंसर 2 आपके पास आ जाएगा। अच्छा बेटा, आप इस एमसीक्यूज को सुने, ये एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें थोड़ा मैं टाइम भी लगाऊंगा क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज पेपर में आपके पास आ सकते हैं। बेटा आपके पास लिखा है जी f ऑफ x इज द रेंज एंड y इज द कोडोमेन। अब मैंने आपको रेंज और कोडोमेन में डिफरेंस बता दिया था। कोडोमेन को होता है पूरे का पूरा सेट y जो होता है, और रेंज की होती है जो आपके पास इमेजेस बनते हैं।
इसका मतलब ये है, मैंने यहां पे लिखा भी था, जो आपके पास रेंज होती है वो रेंज आपके पास सबसेट ऑफ y भी हो सकती है और इसके इक्वल भी हो सकती है। ओके, अगर बेटा आपके पास रेंज जो है, रेंज आपके पास इक्वल्स टू y हो जाए तो ये आपके पास होता है फंक्शन ऑन टू। अगर सबसेट हो तो ये फंक्शन आपके पास क्या है, इनटू। हमने कंडीशन बतानी है बाइजेक्टिव की, तो आपके पास जो बी ऑप्शन है ये बता रहा है जी एफ ऑफ एक्स सबसेट है y का। एफ ऑफ एक्स क्या आपके पास रेंज है, y आपके पास क्या कोडोमेन है, तो ये ऑप्शन तो होगी रॉन्ग। सबसेट होगा तो फंक्शन ही आपके पास इनटू बनेगा, बात खत्म होगी। यहां पे आए, आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, जब रेंज और डोमेन इक्वल होगा तो फंक्शन आपके पास ऑन टू होगा, ये भी बात होगी रॉन्ग। हमें चाहिए बाइजेक्टिव, तो यहां पे देखें एफ ऑफ एक्स आपके पास सबसेट ऑफ वाई है। बाइजेक्टिव क्या है, बाइजेक्टिव में होता है आपके पास फंक्शन ऑन टू भी हो और वन वन हो, तो आपके पास ये जब सबसेट किएगा ऑन टू वाली बात ही खत्म होगी, ऑन टू वाली कंडीशन खत्म। अब यहां पे फर्स्ट पे आए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो फंक्शन आपके पास ऑन टू है। फंक्शन जब आपके पास ऑन टू है तो आपके पास ये आएगा एफ ऑफ एक्स वन नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। आपके पास कभी रेंज के एलिमेंट इक्वल नहीं होते हैं जब आपके पास एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू होता है, तो राइट ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी, अल्फा ऑप्शन आपके पास राइट ऑप्शन आ जाएगी। ये सारी कंडीशन को फॉल्स कर रही है, इसलिए आपके पास राइट ऑप्शन क्या आ गई, अल्फा ऑप्शन आपके पास यहां पे बता रहा है फंक्शन आपके पास ऑन टू भी है और फंक्शन आपके पास वन वन भी है, तो तब आपके पास बनता है बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, नेक्स्ट बेटा एमसीक्यूज करते हैं, उसके अंदर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। ज्यादातर मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगा, एमसीक्यूज से थ्रू ही आपको मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा आज सारे। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी एमसीक्यूज, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x plus 1 divided by x minus 1, x not equals to 1 is, ऑप्शन ए आपके पास है जी इंजेक्टिव, ये आपके पास इंजेक्टिव फंक्शन है। ऑप्शन बी आपके पास है सरजेक्टिव, ये आपके पास एक सरजेक्टिव फंक्शन है। ऑप्शन सी आपके पास है जी बाइजेक्टिव, ये आपके पास जो गिवन फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है। ऑप्शन डी आपके पास है जी 1 to 1, जो गिवन फंक्शन है वो आपके पास क्या है 1 to 1 है। अच्छा, इस एमसीक्यू से रिलेटेड बेटा डी वाला इसलिए नहीं है क्योंकि ये ओनली आपके पास ऑन टू फंक्शन है। वन बाइजेक्टिव तब होता है जब ऑन टू भी हो और 1 1 भी हो। नेक्स्ट बेटा आपके पास देखें, हमने बताना है ये फंक्शन कौन सा है आपके पास, तो कुछ बातें नोट कर लें। अगर आपके पास फंक्शन लीनियर ओवर लीनियर हो या फिर कांस्टेंट ओवर लीनियर हो तो ये फंक्शन आपके पास होता है इंजेक्टिव। ये फंक्शन क्या होता है आपके पास, इंजेक्टिव होता है। या फिर फंक्शन सिंपल आपके पास लीनियर आ जाए, सिंपल लीनियर फंक्शन, ये आपके पास होता है बेटा बाइजेक्टिव फंक्शन। सिंपल लीनियर फंक्शन आपके पास क्या होता है, बाइजेक्टिव। और अगर लीनियर ओवर लीनियर आ जाए, कांस्टेंट ओवर लीनियर आ जाए, तो ये आपके पास क्या होता है बेटा, इंजेक्टिव फंक्शन होता है। ये बात आपने याद रख लेनी है। तो आपके पास ये फंक्शन क्या है, ऊपर भी लीनियर फंक्शन नीचे भी लीनियर फंक्शन, तो ये आपके पास कौन सा हो जाएगा बेटा, इंजेक्टिव फंक्शन आपके पास आ जाएगा। ओके, ये फंक्शन आपके पास क्या होगा, इंजेक्टिव होगा। और दूसरी, इसकी आपके पास रेंज कैसे आएगी, आप इसकी रेंज कैसे फाइंड करोगे। डोमेन तो सामने लिखी हुई है, सिर्फ एक्स एलिमेंट नहीं है इसका, डोमेन तो इसकी आपके पास बन जाएगी सारे के सारे रियल नंबर, माइनस आप कर दोगे जस्ट 1 को, तो आपके पास डोमेन आ गई। इसकी रेंज कैसे फाइंड करोगे, तो रेंज फाइंड करने का ट्रिक सुने। आपने ऊपर वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव ले लेना है, नीचे वाले फंक्शन का भी आपने डेरिवेटिव ले लेना है। जो आंसर आएगा उसको रियल नंबर से माइनस कर दोगे तो आपके पास इसकी रेंज आ जाएगी। अब ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे आता है 2, नीचे वाले फंक्शन डेरिवेटिव लें आपके पास क्या आंसर आता है जी 1, तो इसकी रेंज आपके पास आ जाएगी। सारे के सारे रियल नंबर माइनस कर दोगे आप इसमें से 2 को, तो ये आपके पास इसकी क्या आ गई, रेंज आ गई। रेंज किस तरह फाइंड करोगे आप, लीनियर ओवर लीनियर फंक्शन का ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव,
जो आंसर आपके पास बनेगा उसको रियल नंबर से माइनस कर देंगे तो आपके पास इसकी रेंज आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, पीरियोडिक फंक्शन की बात करते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास, इफ f of x plus p is equals to f of x, p is the least positive number, then which pair is not periodic। नंबर ए आपके पास है f of x और 1 over f of x। ऑप्शन बी में आपके पास है अंडर रूट f of x, 1 over अंडर रूट f of x। ऑप्शन सी आपके पास f of अंडर रूट x, f of x स्क्वायर। ऑप्शन डी आपके पास है f of 2x, k f of x। अब ये आपके पास पूछता है जी कौन सा फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। अब पहले तो देखेंगे पीरियोडिक फंक्शन कौन से हैं और नॉन पीरियोडिक फंक्शन कौन से हैं। अगर तो हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो सारे के सारे फंक्शन ये आपके पास पीरियोडिक फंक्शन है। यहाँ पे आप कैसे जज करोगे फंक्शन पीरियोडिक है कि फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। उसके लिए देखो बेटा, आपके पास अगर जो पेयर्स में फंक्शंस पड़े हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे तो फंक्शन आपके पास पीरियोडिक होंगे। अगर आपके पास वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं होंगे तो फंक्शन आपके पास पीरियोडिक नहीं होंगे। पीरियोडिक फंक्शन बेटा ऐसे होता है जो खास लिमिट के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करे, वही आंसर देना शुरू कर दे। चैप्टर नंबर 11 के अंदर बड़े अच्छे तरीके से हमने पढ़ा था पीरियोडिक फंक्शन। जैसे साइन है आपके पास 360 के बाद आंसर रिपीट करना शुरू कर देता है, आपके पास पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। अब यहां पे देखो, जो फंक्शंस आपके पास पेयर की फॉर्म में पड़े हों और वो फंक्शंस आपके पास होते हैं पीरियोडिक, और जो पेयर की फॉर्म में ना पड़े हों वो आपके पास होते हैं नॉन पीरियोडिक फंक्शंस। ओके, यहां पे देखो आपके पास f of x और 1 over f of x है, एक दूसरे के इनवर्स हैं पेयर की फॉर्म में, ये आपके पास पीरियोडिक हो जाएगा। यहां पे देखें आपके पास है जी अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, 1 over अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, ये भी पेयर की फॉर्म में पड़े, ये भी आपके पास पीरियोडिक फंक्शन। यहां पे देखें आपके पास है एफ ऑफ 2x, आपको पता है किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके आप फंक्शन से कॉमन भी ले सकते हो, ये भी आपके पास पेयर की फॉर्म में, ये भी पीरियोडिक। और ये देखो, ये आपके पास अंडर रूट वाला फंक्शन है और ये आपके पास खाली स्क्वायर वाला फंक्शन है, तो दोनों डिफरेंट टाइप के फंक्शन है, तो ये आपके पास क्या होंगे, नॉन पीरियोडिक। जब सेम काइंड के फंक्शंस पेयर्स में होंगे वो पीरियोडिक होंगे, और जब डिफरेंट काइंड के फंक्शन आपके पास पेयर में होंगे वो आपके पास क्या होंगे, नॉन पीरियोडिक फंक्शंस होंगे। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी वर्टिकल लाइन टेस्ट और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। दो टेस्ट हैं आपके पास, एक है आपके पास वर्टिकल लाइन टेस्ट और एक आपके पास है बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अब वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है आपके पास, वर्टिकल लाइन टेस्ट तो बेटा होता है कि अगर आपने चेक करना हो कि जो ग्राफ है वो किसी फंक्शन का है या नहीं है, ये बेसिकली ग्राफ को चेक करने के लिए होता है। जो ग्राफ ड्रॉ हुआ है वो किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए हम यूज करते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट को। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास नेक्स्ट डेटा, जैसे मेरे पास ये है एक ग्राफ है, मैं कहता हूं जी ये मेरे पास एक ग्राफ बना है जी, ये आप फ्री हैंड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो, जैसे मैंने ये ड्रॉ कर दी ये, तो ये अगर ग्राफ को एक पॉइंट पे टच करेगा तो ये ग्राफ जो था वो किसी फंक्शन का ग्राफ था। इसी तरह अगर आप यहां पे ग्राफ ड्रॉ करो, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो तो वो ग्राफ का 2 पॉइंट पे टच करेगा, तो मतलब ये किसी ग्राफ फंक्शन का ग्राफ नहीं था, किसी रिलेशन का ग्राफ था।
जब वर्टिकल लाइन आप ड्रा करने से एक पॉइंट पे टच हो तो आपके पास ये ग्राफ किसी फंक्शन का होगा, दो पे करेगा तो ये किसी फंक्शन का नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट चेक करना, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हमें बताता क्या है कि फंक्शन 1 1 होगा कि 1 1 नहीं होगा। फंक्शन 1 1 देखने के लिए कि अगर फंक्शन 1 to 1 है वो बताता है हमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अच्छा, वर्टिकल लाइन टेस्ट बुक में मौजूद है मगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बुक में नहीं है बेटा। तो ये मैंने खुद से आपको बताया कि अगर आपने चेक करना हो कि ग्राफ अगर 1 1 है या नहीं है तो आप ग्राफ ड्रा करते हो उसी तरह ही। अगर ग्राफ एक पॉइंट पे टच कर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हो आप, जैसे ये मैंने ड्रा किया, आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करने से ग्राफ को किसी एक पॉइंट पे टच करोगे तो ये फंक्शन आपके पास 1 1 होगा। अगर ये आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो, ग्राफ दो पॉइंट पे टच कर, जैसे ये मैंने ड्रा किया है, यहां पे भी टच कर रहा है और यहां पे भी लाइन हॉरिजॉन्टल टच कर रही है, तो ये आपके पास 1 to 1 फंक्शन नहीं होगा। 1 to 1 फंक्शन चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट है बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हो, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक पॉइंट पे टच करे तो वो आपके पास क्या होता है, और वो आपके पास कहलाता है बेटा 1 to 1 फंक्शन। अगर वो लाइन दो पॉइंट पे टच करे तो वो आपके पास क्या कहलाता है, नॉन 1 to 1 फंक्शन। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी एमसीक्यूज देखते हैं, इससे रिलेटेड डोमेन और रेंज से रिलेटेड एमसीक्यूज करते हैं 2-4, ताकि आपको डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आपके पास बेटा डोमेन और रेंज का फंक्शन, पहले एमसीक्यूज देखते हैं उससे रिलेटेड। आपके पास है द रेंज ऑफ अ कांस्टेंट, द रेंज ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज, रेंज ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज, पहला ऑप्शन आपके पास बेटा एम्प्टी सेट, ऑप्शन बी आपके पास है जी सिंगलटन सेट, ऑप्शन सी आपके पास है जी फाइनाइट सेट, और ऑप्शन डी आपके पास है जी इनफाइनाइट। अब कांस्टेंट फंक्शन होता है क्या पहले देखें। अगर आपने लिखा है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, ये एक आपके पास कांस्टेंट फंक्शन है। आप यहां पे एक्स की जो सी वैल्यू पुट करते जाओ, आप x चाहे 1 पुट करो, x2 पुट करो, x3 पुट करो, x इन्फिनिटी पुट कर लो, x इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी पुट कर लें, तो आपके पास ये क्या बनता है, इसका आंसर 2 ही आता है। आपके पास एक सिंगलटन सेट ही बनेगा। इसकी रेंज आपके पास हमेशा क्या होगी, सिंगलटन सेट होगी, और जो इसकी डोमेन होगी हमेशा ऑल रियल नंबर होंगे, क्योंकि हम सारे के सारे इसके अंदर रियल नंबर पुट कर सकते हैं। कांस्टेंट फंक्शन की जो डोमेन होती है सारे रियल नंबर, और जो इसकी रेंज होती है बेटा आपके पास वो क्या होती है, एक सिंगलटन सेट होता है, वही नंबर इसकी रेंज में आता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं बेटा आपके पास है जी एमसीक्यूज नंबर 2, डोमेन और रेंज से रिलेटेड एमसीक्यूज है आपके पास। द रेंज ऑफ द फंक्शन, द रेंज ऑफ द फंक्शन आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2 इज, ऑप्शन ए आपके पास है रियल नंबर, ऑप्शन बी आपके पास है रियल माइनस प्लस माइनस 2, ऑप्शन सी आपके पास है आर माइनस 0, और ऑप्शन डी आपके पास है जी आर माइनस 1। अब जब आपके पास इस तरह के फंक्शन आ जाएं जो लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक हैं, जो आपके पास लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक हैं, या आपके पास लीनियर ओवर लीनियर हो या कांस्टेंट ओवर लीनियर हो, तो इस तरह के फंक्शन की डोमेन, मतलब कि आपके पास फंक्शन आए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, मतलब ऊपर आपके पास कोई फैक्टर हो और नीचे आपके पास कोई फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, तो आपके पास इस तरह के फंक्शन की जो डोमेन होगी बेटा वो ऑल टू ऑल रियल नंबर होगी। जस्ट आपके पास जो नीचे वाला फंक्शन है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब आपके पास कुछ इस तरह के फंक्शन होंगे
ऊपर आपके पास x हो या ax आ जाए, a कोई कांस्टेंट साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, नीचे आपके पास g ऑफ x है, जो सा मर्जी फंक्शन हो, बस शर्त ये है कि नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की फंक्शन की जो आपके पास रेंज होती है, सारे के सारे रियल नंबर इसकी क्या होती है बेटा, आपके पास रेंज होती है। और इस फंक्शन की डोमेन आपके सामने लिखी है, ऑल रियल नंबर होंगे, माइनस करना पड़ेगा प्लस माइनस 2 को, ये इसकी डोमेन। और इस तरह के फंक्शन की जो रेंज होती है वो सारे के सारे रियल नंबर। ओके, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या है, एमसीक्यूज एक और देखते हैं इससे रिलेटेड, डोमेन और रेंज से रिलेटेड। आपके पास एमसीक्यूज है एफ ऑफ एक्स है आपके पास 1 ओवर अंडर रूट एक्स माइनस 1, और हमने इसकी बतानी है रेंज, हमने इसकी रेंज बतानी है। ऑप्शन आपके पास जो ए गिवन है वो है 0 टू इन्फिनिटी, ऑप्शन बी जो गिवन है बेटा वो है आपके पास 1 टू इन्फिनिटी, और ऑप्शन जो सी गिवन है वो आपके पास है 1 से इन्फिनिटी, ऑप्शन डी जो है आपके पास वो है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब आपने इसकी बतानी है जी बेटा रेंज। अब आपको पता है बेटा जी रेंज क्या होती है, आपके पास जो अंडर रूट वाले फंक्शन होते हैं उन सब की रेंज आपके पास क्या होती है, अंडर रूट में कोई भी फंक्शन हो उसकी रेंज आपके पास होती है 0 टू इन्फिनिटी। अंडर रूट के अंदर जितने भी फंक्शन हैं उन सब की रेंज आपके पास होती है 0 टू इन्फिनिटी। अब मसला ये है, ये डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में जब रेंज फाइंड करनी तो हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए, 0 शामिल नहीं होगा, तो इसकी रेंज आपके पास बन जाएगी 0 टू इन्फिनिटी। 0 को हम एक्सक्लूड कर देंगे, ओपन इंटरवल है, तो आपके पास इसकी जो ऑप्शन हो जाएगी राइट ऑप्शन आपके पास इसकी क्या आ जाएगी, अल्फा इसका इज द आपके पास क्या आ जाएगी, राइट ऑप्शन आ जाएगी। और इसकी आपके पास डोमेन क्या होगी, डोमेन के लिए आप रखते हो x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x आपके पास आ जाएगा जी 1, और आपके पास 1 से सारी बड़ी ये वाली वैल्यूज आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी डोमेन आ जाएगी। और ये इसकी आपके पास क्या है, रेंज ऑफ अंडर रूट फंक्शन आपके पास 0 टू इन्फिनिटी होती है, हर फंक्शन की 0 टू इन्फिनिटी आपके पास होती है, मगर यहाँ पे डिनोमिनेटर तो इसलिए 0 हमने एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो इसकी ये क्या होगी, आपके पास इसकी रेंज होगी, और इसकी डोमेन आपके पास क्या है, बीटा ऑप्शन में है इसकी रेंज डोमेन 1 टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमें x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रखना होता है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आएगा, तो आपके पास इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन ए। ये आपके पास इसकी हो जाएगी डोमेन, और ये इसकी आपके पास क्या हो जाएगी, रेंज। मैं जितने भी क्वेश्चन लिख रहा हूं सब की डोमेन और रेंज दोनों को डिस्कस कर रहा हूं, हालांकि पूछ वो रेंज रहा है, मैं डोमेन और रेंज दोनों बता रहा हूं। अगर आपके पास डोमेन आ जाए तो आप किस तरह करेंगे। अच्छा, अब्दुल्ला कह रहा है और ऊपर से बुशर ने भी कहा सर इससे एमसीक्यूज को रिपीट कर दें, तो रिपीट बेटा मैं कर रहा हूं। आपके पास लिखा हुआ है जी 1 ओवर अंडर रूट एक्स माइनस 1, मैंने कहा आपने रेंज बतानी है, तो अंडर रूट के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं उन सब की रेंज होती है आपके पास 0 टू इन्फिनिटी, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, लीनियर हो, कांस्टेंट हो, जो भी हो, आपके पास 0 टू इन्फिनिटी उसकी क्या होती है, रेंज होती है। मगर ये आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर फंक्शन है, तो डिनोमिनेटर के अंदर 0 नहीं आना चाहिए, उस 0 को खत्म करेंगे तो 0 के ऊपर आपके पास ओपन इंटरवल आ जाएगा, ओपन इंटरवल आएगा तो इसकी रेंज आपके पास ये हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी। और इस तरह के फंक्शन की आप रेंज कैसे निकालते हो, अंडर रूट वाली वैल्यू को आप लिखते हो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यहां से आपके पास x आ गया जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो आपके पास इसकी रेंज डोमेन हो जाएगी 1 टू इन्फिनिटी। 1 इंक्लूड है बेटा, इंक्लूड है तो यहां पे क्लोज इंटरवल है, अमार बेटा यहां पे क्लोज इंटरवल है, यहां पे ओपन है, 1 इंक्लूड होगा इसकी डोमेन के अंदर बेटा। इसको ये ब्रैकेट हो तो इसका मतलब होता है आपके पास क्लोज इंटरवल, जो वैल्यू शुरू में लिखी है ये आपके पास शामिल, जैसे 2 यहां पे शामिल, अगर आपके पास ओपन आ जाए तो आपके पास मतलब होता है ये 2 शामिल नहीं है, ये ब्रैकेट क्लोज होती है, वैल्यू शामिल होती है, ये वैल्यू ओपन होती है, वैल्यू शामिल नहीं करते इसमें। नेक्स्ट बेटा फंक्शन आपके पास एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है,
चलिए बेटा एमसीक्यूज देखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है द डोमेन ऑफ द फंक्शन, the domain of the function y is equals to log 1 minus x square is, ऑप्शन ए आपके पास है x mod लेस देन 1, ऑप्शन बी आपके पास है x mod इक्वल्स टू 1, ऑप्शन सी आपके पास है x mod लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और ऑप्शन डी आपके पास है x mod लेस देन इक्वल्स टू 1। अब आपके पास जो फंक्शन गिवन है आपके पास है डोमेन ऑफ अ फंक्शन y इज इक्वल टू log 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज, आपके पास फंक्शन है जी बेटा log। आपको पता है log वाले जो फंक्शन है उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू पुट करें तो आपके पास मैथ एरर आता है। हमेशा पॉजिटिव वाली वैल्यू जो होती हैं वही उसकी डोमेन में आती हैं, नेगेटिव वाली वैल्यू हम पुट नहीं करते इसके अंदर। तो हमें रखना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो हम यहाँ पुट ही नहीं कर सकते। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। जब आप इस माइनस को सोल्व करोगे आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1। ओके, अच्छा 0 के ऊपर भी ये आंसर बेटा हमें देते हैं इन्फिनिटी मैथ एरर, तो 0 पे भी आंसर देता है, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन 0 रखना होगा हमें। ओके, यहाँ पे हमें रखना होगा ग्रेटर देन 0, इक्वल नहीं रखेंगे। 0 के ऊपर भी आंसर log नहीं हमें देता, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस एक्स के ग्रेटर देन 0, 1 इधर आके -1 होगा। जब माइनस को सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर आपके पास लेस देन 1 आ जाएगा, और जब स्क्वायर रूट सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा जी प्लस माइनस, तो आपके पास आएगा एक्स मोड लेस देन 1। तो आपके पास अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन आपके पास आ जाएगी। ओके, लेस देन 1 आ जाएगा, क्योंकि आपके पास एक्स स्क्वायर की जब अंडर रूट लोगे प्लस माइनस 1 आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू भी 1 आएगी, पॉजिटिव वैल्यू भी 1 आएगी, उसको खत्म करके हमने मोड लगा दिया, मोड लेस देन 1। आपके पास इसकी क्या आ गई, अल्फा ऑप्शन आपके पास इसकी राइट ऑप्शन आ गई। नेक्स्ट बेटा आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक फंक्शन से रिलेटेड। आपके पास एमसीक्यू है द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। अच्छा यहां पे मैं देख चलो मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, अमार के और एक आयशा बेटा ने कमेंट किया था, बेटा वो ठीक कह रहे हैं, मैंने अभी गौर किया उसके, वो अंडरवुड के अंदर आपके पास 1x माइनस 1 था। जब आप 1 पुट करोगे तो आंसर 0 आएगा, नीचे आंसर इन्फिनिटी बन जाएगा, तो आप उसकी रेंज के अंदर 1 को इंक्लूड नहीं करोगे, 1 के ऊपर आपके पास ओपन इंटरवल आएगा। अमार बेटा और आयशा बेटा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने अभी आपके कमेंट्स रीड किए हैं, बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको वहां से मैंने डिनोमिनेटर में फंक्शन था वो मैं भूल गया देखना कि फंक्शन डिनोमिनेटर के अंदर है। फंक्शन आपके पास नोमिनेटर में हो तो फिर तो 1 से इन्फिनिटी इसकी बनती है डोमेन, मगर जब डिनोमिनेटर में होगा तो हम इसके अंदर 1 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि आंसर 0 आएगा, इन्फिनिट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसलिए बेटा आपके पास ये चीज नहीं आएगी। साथ बेटा क्या कह रहे हैं आप? साथ बेटा क्या बस कर दूं बेटा, मुझे बता दें। चलें ये एमसीक्यूज अमार और आयशा को ये बात समझ आ गई है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स आपके पास है जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज। हमने इसकी रेंज बतानी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8x की इसकी रेंज। ऑप्शंस में आपके पास गिवन है 0 टू इन्फिनिटी, ऑप्शन बी आपके पास है -9 टू इन्फिनिटी, ऑप्शन सी आपके पास है -इन्फिनिटी टू -9, और ऑप्शन डी आपके पास है -इन्फिनिटी टू 9। अब आपके पास अगर क्वाड्रेटिक आ जाए, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए, इसकी आपने रेंज बतानी हो तो इसकी रेंज कैसे बताएंगे?
ठीक है बेटा बुशरा, मैंने आपका कमेंट भी नोट कर लिया और साथ का भी नोट कर लिया है। चलें बेटा देखते हैं जी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, हमने इसकी डोमेन बतानी है। तो बेटा इसकी डोमेन बताने के लिए हमें या तो रेंज बताने के लिए या तो मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाए या मिनिमम वैल्यू पता लग जाए। आपके पास जो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 क्वाड्रेटिक फंक्शन है। यहाँ पे जो आपके पास a होता है, आपको पता है क्वाड्रेटिक फंक्शन में x के साथ a होता है। अगर a आपके पास ग्रेटर देन आपके पास 0 हो, ग्रेटर देन आपके पास 0 हो और a आपके पास लेस देन 0, अगर a ग्रेटर देन 0 होगा आपके पास, हमें पता लगेगी मिनिमम वैल्यू। अगर आपके पास a लेस देन 0 होगा तो हमें पता लगेगा जी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अगर हमें इसकी मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू पता लग जाए तो हम आराम से देख लेंगे। ओके, हम आराम से इसकी जो रेंज है वो फाइंड कर सकते हैं। किस तरह मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करोगे? ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन के साथ a होता है, यहाँ पे आपके पास वो a1 है। अगर यहाँ पे ये जो a है वो ग्रेटर देन 0 होगा तो हमें मिनिमम वैल्यू पता लगेगी, अगर लेस देन 0 होगा तो हमें क्या पता लगेगी? मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ पे जो a है वो इक्वल्स टू 1 है, ग्रेटर देन 0 है, तो हमें इसकी मिनिमम वैल्यू पता चलेगी। हम क्या करेंगे, हम लेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव, जो फंक्शन गिवन होगा उसका हम लेंगे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लें क्या आएगा आपके पास, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2। डेरिवेटिव लेने के बाद उसको हम पुट कर देंगे माइनस आपके पास जो यहां से निकालेंगे x की वैल्यू, रखेंगे इसको 0 के इक्वल, 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2, x इज इक्वल्स टू माइनस 1। उसको बेटा आप पुट कर दोगे फंक्शन के अंदर, आपके पास आएगा f ऑफ -1 इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 माइनस 8। ये आपके पास आ गया 1 -2 -8, आपके पास आंसर आ गया जी -9। ये आपके पास इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू पता लगेगी या फिर मैक्सिमम वैल्यू पता लगेगी। किस तरह बेटा फाइंड करेंगे आप? मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब a की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 0 होगी। मैक्सिमम तब पता लगेगी जब a की वैल्यू आपके पास क्या होगी? लेस देन 0 होगी। अब यहां पे a आपके पास 1 था, पॉजिटिव था, ग्रेटर देन 0 था, हमने पता लगेगी मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू आप किस तरह फाइंड करोगे? आप सबसे पहले गिवन फंक्शन का लोगे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव लेने के बाद आप वहां से फाइंड करोगे, इसको रखोगे 0 के इक्वल, x की वैल्यू फाइंड करोगे, हमारे पास आई -1, उस -1 को आप फंक्शन में पुट कर दोगे तो आपके पास उसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी -9। अब हम चेक कर लेंगे आपके पास ऑप्शन कौन सी बन रही है। मिनिमम वैल्यू तो -9 आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास कोई भी हो पॉजिटिव टू इंफिनिटी हो सकती है, तो ये तो आपके पास मिनिमम वैल्यू 0, ये तो बात होगी खत्म। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आपके पास -9, इसको हम देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास -infinity मिनिमम वैल्यू आ रही भी बात खत्म होगी, रॉन्ग। यहाँ पे भी आपके पास मिनिमम वैल्यू -infinity आ रही भी बात होगी खत्म। यहाँ पे आपके पास मिनिमम वैल्यू -9 है, तो आपके पास ऑप्शन की हो जाएगी बीटा ऑप्शन, आपके पास राइट ऑप्शन आ जाएगी। तो बेटा मुझे जल्दी से बताएं क्विकली, आपको ये एमसीक्यू समझ आया है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि आप मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू किस तरह फाइंड करोगे क्वाड्रेटिक फंक्शन का। तब तक मैं नेक्स्ट एमसीक्यूज लिखता हूं, आप मुझे कमेंट्स में बताएं आपको क्लियर है ये एमसीक्यूज। नेक्स्ट आपके पास है फंक्शन, a function f approaches to x mod is known as a आपके पास है लीनियर, b आपके पास है आइडेंटिटी, c आपके पास है मॉडुलस और d आपके पास है क्वाड्रेटिक। तो ये आपको नजर आ रहा है कि फंक्शन आपके पास है x अप्रोचेस टू x मोड। x मोड है तो ये आपके पास कौन सा फंक्शन होगा? मॉडुलस फंक्शन होगा। आपके पास चार्ली ऑप्शन इज द आपके पास राइट ऑप्शन आ जाएगी। बेटा मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप वीडियो को दोबारा शुरू से सुन लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा, रिपीट पे भी मैं आपको वही बताऊंगा, इसलिए मैं रिपीट पे टाइम ज़ाया नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अभी भी आपको 2 दफ़ा बताया था ये।
चले बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे पास होते हैं जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेटा ऐसे फंक्शन जहां पे आपके पास कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए, ऐसे फंक्शन जिसमें आपके पास कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो और आपके पास जो कांस्टेंट है वो ग्रेटर देन 0 हो और आपके पास एंड जो आपके पास कांस्टेंट नॉट इक्वल्स टू 1 हो। दो कंडीशंस हैं, एक तो आपके पास ग्रेटर देन 0 हो और दूसरा आपके पास 1 ना हो, तो इस तरह के फंक्शन को आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं जी बेटा। एब्सोल्यूट वैल्यू भी आप इसको बोलते हो, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, ये मॉडुलस फंक्शन होता है, वैल्यू एब्सोल्यूट होती है। चले मॉडुलस फंक्शन की डोमेन और रेंज, बेटा मॉडुलस फंक्शन की डोमेन होती है ऑल रियल नंबर होती है, जो रेंज होती है वो आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास हाइपरबोलिक फंक्शन है, हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। ये मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है जी। साइन हाइपरबोलिक फंक्शन आपने पढ़ा होगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2, इस तरह कोस साइन टेन इन सारी वैल्यूज को आप अपनी बुक से रीड करोगे और इनकी आप डोमेन और रेंज भी वहां लिखी हुई है उनको तैयार करोगे। इसी तरह इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है, उनकी वैल्यूज को भी आप याद करोगे और उनकी डोमेन और रेंज को भी आप याद करोगे। ये बुक के ऊपर आपको मिल जाएंगी टाइप्स ऑफ फंक्शन के आगे हाइपरबोलिक फंक्शन और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। ओके, उसके बाद बेटा मैं इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपको कराता हूं। हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड एमसीक्यूज आपके पास कैसे आएगा पेपर में। आज ज्यादातर मैं आपको एमसीक्यूज करा रहा हूं ताकि आपको पता चले पेपर में एमसीक्यूज किस तरह के आपको आएंगे और आप उनको हैंडल किस तरह करोगे। आपके पास एमसीक्यूज है बेटा, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर x देन f ऑफ a माइनस f ऑफ माइनस a डिवाइडेड बाय 2 इज, आपके पास क्या आएगा जी, a cos हाइपरबोलिक a, ऑप्शन बी आपके पास है साइन हाइपरबोलिक a, ऑप्शन सी आपके पास tan हाइपरबोलिक a और ऑप्शन डी आपके पास है जी कोसेकेंट हाइपरबोलिक a। अब जरा चेक करें, फंक्शन आपके पास a की पावर x है तो हमने पुट करना है f ऑफ a, तो आपके पास आ जाएगा a की पावर a, जहां जहां x है वहां a पुट हो जाएगा, फिर आएगा माइनस, जहां जहां x है वहां माइनस से पुट जाएगा, a की पावर माइनस से डिवाइडेड बाय आपके पास 2 है, तो ये आपके पास साइन हाइपरबोलिक a बन रहा है, जो आपके पास बीटा ऑप्शन इज आपके पास क्या आ जाएगी, राइट ऑप्शन आ जाएगी। इस तरह के एमसीक्यूज आपसे हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे आपके पास हाइपरबोला की इक्वेशन, पैराबोला इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4ax, आप इसको किसी तीसरे पैरामीटर में लिख लो तो आप पैरामीट्रिक इक्वेशंस का, जैसे आप इसको लिख सकते हो x इज इक्वल टू a t स्क्वायर और y इज इक्वल टू 2at। जैसे आपके पास एलिप्स की इक्वेशन है जी x स्क्वायर ओवर a प्लस वाई स्क्वायर ओवर b इज इक्वल टू 1, ये आपके पास जी एलिप्स की इक्वेशन। इसकी आपके पास पैराबोलिक इक्वेशन क्या होगी, a cos थीटा और y इज इक्वल टू b sin थीटा। आपने अपनी बुक से इनकी सारी इक्वेशंस को याद करना, एलिप्स की पैरामेट्रिक इक्वेशंस, हाइपरबोला की आपके पास बेटा कशान आप फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हो, जब आप फर्स्ट टाइम किस चीज़ को इस तरह देखोगे तो टाइम लगेगा, जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये चीज़ें आपने पहले पढ़ते हुए नहीं की। ओके, जो चीज़ आप फर्स्ट टाइम करोगे उसमें तो टाइम लगेगा, जब आप उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे, चीज़ों को इस अंदाज में सोचोगे तो आपका टाइम नहीं लगेगा बेटा। चलिए नेक्स्ट बेटा, मैं बता रहा था आपने पैरामेट्रिक इक्वेशंस, पैराबोला की भी याद कर लेनी, एलिप्स की भी याद कर लेनी, हाइपरबोला की भी याद कर लेनी और सर्कल की भी याद कर लेनी, यहां से आपको पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद बेटा आपके पास है जी इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से पेपर में एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। इवन फंक्शन और
ऑड फंक्शन से रिलेटेड पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है, इसलिए आपने इसको तैयार करना है अच्छे तरीके से। इवन फंक्शन क्या होता है आपके पास, इवन फंक्शन आपके पास होता है बेटा, अगर आप f की x की जगह -x पुट कर दो और दोबारा आपके पास फंक्शन f ऑफ x ही आ जाए तो ये कहलाता है आपके पास इवन फंक्शन। फॉर एग्जांपल आपके पास है जी f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, यहाँ आप पुट करो x की जगह -x, आपके पास आएगा f ऑफ -x इज इक्वल टू -x का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर। तो आपके पास दोबारा वही फंक्शन आ गया, ये कहलाता है आपके पास इवन फंक्शन। और ऐसा फंक्शन जहां पे आप x की जगह -x को रिप्लेस करो, आपके पास आंसर आ जाए -f ऑफ x, ये कहलाता है आपके पास ऑड फंक्शन। फॉर एग्जांपल f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब, ये आपके पास आ जाएगा f ऑफ -x इज इक्वल टू -x का क्यूब इज इक्वल टू -x क्यूब, तो ये आपके पास ऑड फंक्शन हो जाएगा। और कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो ना इवन हो ना ऑड हो, फॉर एग्जांपल वो आपके पास क्या है जी, f ऑफ x इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, ये ऐसी एग्जांपल है, ना तो ये इवन फंक्शन है और ना ये आपके पास ऑड फंक्शन है। और आपके पास जो फंक्शन दोनों हो, एमसीक्यू सुने, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू 0 जो है ये आपके पास इवन फंक्शन भी है और ये आपके पास ऑड फंक्शन भी है। बोथ इवन और ऑड फंक्शन की एक एग्जांपल है f ऑफ x इज इक्वल टू 0। आप 0 को ऑड फंक्शन भी कह सकते हो, 0 को आप इवन फंक्शन भी बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी, अच्छा एक एमसीक्यूज है बड़ा इंपॉर्टेंट, सिमेट्रिक, f ऑफ x सिमेट्रिक अबाउट, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखते हैं। इस एमसीक्यू का बेटा गौर से सुनना है, मैं आपकी क्लास को खत्म कर देता हूं, मुझे पता है आप बड़े डिस्टर्ब हुए बैठे, इतनी देर से आप पढ़ रहे हो। टेस्ट बेटा आज आपका नहीं होगा, इतने ज़्यादा एमसीक्यूज तो मैं आपको क्लास के अंदर इसलिए करा रहा हूँ कि इसकी डिस्कशन भी अच्छे तरीके से हो जाए और आपको समझ भी आ जाए। टेस्ट में होता है मैं टेस्ट लेता हूँ मगर एमसीक्यूज में हम डिस्कशन अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। आज का दिन सिर्फ मैं एमसीक्यूज ज़्यादा इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका टेस्ट भी, डिस्कशन भी हो जाए और अच्छी तरह से आपको एमसीक्यूज भी पता लग जाए और टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज किस तरह के आने वो भी आपको समझ आ जाए। चलें ये एमसीक्यूज देखिएगा। एमसीक्यूज आपके पास है जी बेटा, f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस x इज सिमेट्रिक अबाउट a, x एक्सिस, b आपके पास है जी y एक्सिस, c आपके पास है ओरिजिन और डी आपके पास है जी बोथ एक्सिस। अच्छा पहले ये सुन लें, अगर बेटा आपके पास फंक्शन हो इवन, अगर आपके पास फंक्शन क्या हो इवन, तो होता है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। एक होता है आपके पास सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। अगर आपके पास फंक्शन हो ऑड तो ये आपके पास सिमेट्रिक होता है अबाउट ओरिजिन। ओके, अगर आपके पास फंक्शन हो इवन तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, अगर फंक्शन हो आपके पास और तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है और एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक फंक्शन नहीं होता। ओके, अगर आपके पास ये शेप हो, ये आपके पास होता है सिमेट्रिक एक्स एक्सिस के फंक्शन जहां पे दोनों साइड इक्वल हो, और सिमेट्रिक वाई एक्सिस किस तरह होता है, ये आपके पास सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस होता है ये फंक्शन। ये आपके पास क्या होता है जी, ये आपके पास इस तरह का फंक्शन आपके पास होता है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो यहाँ पे हमने बताना है किसके सिमेट्रिक है, तो फंक्शन चेक करें इवन है ऑड, तो फंक्शन में लग रहा है ये आपके पास है जी बेटा ऑड, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन है। जब ऑड फंक्शन होगा तो आपके पास सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन आएगा, डेल्टा ऑप्शन, चार्ली ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। जब फंक्शन इवन होगा तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा, जब फंक्शन ऑड होगा तो फंक्शन आपके पास होगा सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगा। आपने दो टाइप के फंक्शन ही पढ़े हैं, ऑड और इवन, इसलिए आप सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस और सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन ही बता सकते हो। सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस आपकी बुक में कंडीशन नहीं है, तो इसलिए आपसे वो एमसीक्यूज भी नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो ये सिमेट्रिक अबाउट आपके पास क्या आ जाएगा, ओरिजिन। फंक्शन को चेक कर लोगे, इवन होगा तो आपके पास वाई एक्सिस आ जाएगा, ऑड होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, ओरिजिन के सिमेट्रिक आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी
चले मैं यहाँ पे लेक्चर ख़त्म करता हूँ। जो कंपोजिशन की बात है उसको हम कल कर लेंगे, कंपोजिशन और इन्वर्स फंक्शन, क्योंकि आज आपका लेक्चर बहुत लेंथी चले गए हैं और आप बार बार कह भी रहे हो सर कब तक लेक्चर एंड होगा। यहाँ तक रखते हैं। जो आपके पास इन्वर्स फंक्शन से रिलेटेड और कंपोजिशन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं वो आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर देता हूँ। अभी मैं जब लेक्चर एंड होगा तो आपको नोट्स सेंड कर देता हूँ और हम कल इस पे इन्वर्स फंक्शन के ऊपर कल हम बात कर लेंगे। यहाँ पे अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। मुझे बताएं स्टूडेंट्स, आपको किसी किस्म का क्वेश्चन या इशू हो तो आप मुझे बता सकते हैं।